जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। नमस्कार, बीवीएम न्यूज की खास पेशकर ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कौशिक। आज हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। निजी शिक्षण संस्थानों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में क्या फ़र्क है, सरकार शिक्षा को लेकर किस तरह के वायदे कर रही है लोगों से, शिक्षकों को क्या जिम्मेदारी है शिक्षकों की, और इसके बीच में प्रिंसिपल जो स्कूलों के प्रिंसिपल हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है छात्रों के प्रति, अभिभावकों के प्रति। इस बारे में बात करेंगे हम डीएवी सेक्टर 14 के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार चौधरी से। उनसे जानेंगे कि इतने बड़े संस्थान के जब वो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठते हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस हिसाब से बड़ा संस्थान है उतनी ही जिम्मेदारी उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बारे में उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे अपने खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज डीएवी 14 सेक्टर के प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह चौधरी जी से। अपने ऑफिसर ऑन ड्यूटी के प्रोग्राम में हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और जब इतने बड़े स्कूल की जिम्मेदारी उनके पास है तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी उनसे मिलने की इच्छा रखते होंगे, बच्चे भी इच्छा रखते होंगे, और उनकी क्या ग्रीवेंस होती हैं और उनको कैसे वो निपटाते हैं। उसके साथ साथ में क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र इस तरह का है कि बड़ा संवेदनशील आज इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर कहीं ना कहीं दो भागों में बंटता दिखाई दे रहा है। और दूसरा, अभिभावक एकता मंच जैसे एक संगठन भी बन गए हैं जिनकी कहीं तलवारें निजी स्कूलों पर कहीं ना कहीं लटकी रहती हैं, और उनकी कोशिशें क्या हैं और उन कोशिशों से वो सुरेंद्र जी किस तरह से निपटते हैं उसके बारे में उनसे पूछेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आने से पहले किस तरह के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। मैंने अपनी प्रारंभिक एजुकेशन चंडीगढ़ डीएवी स्कूल सेक्टर 8C से 11वीं पास की थी 1970 में। उसके बाद 3 वर्ष में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से स्नातक रहा, और उसके पश्चात मैंने एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस चंडीगढ़ से 75 में पास आउट किया, और फिर बीएड छोटूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक से करके मैं जाम्बिया एक मुल्क है अफ्रीका में, वहाँ पर मेरे को काम करने का मौका मिला। मैं कॉन्ट्रैक्ट पे गया 3 साल के, और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। मैंने वहाँ पर पढ़ाया और मैं वहाँ पर 10 वर्ष रहा। वहाँ पढ़ाने के बाद 10 वर्ष बाद मैं अपने मुल्क में वापस आया, और यहाँ पर आने के बाद डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने प्रिंसिपल्स के लिए एडवर्टाइज़ किया था। मैंने अप्लाई किया, और मुझे उन्होंने कहा कि डीएवी स्कूल बल्लभगढ़ शुरू करना है। ये 1986 की बात है। और 1987 जनवरी से हमने एक कोठी में चावला कॉलोनी के अंदर 60 फुट रोड पे ये स्कूल शुरू किया, और पहले ही वर्ष में 120 बच्चे दाखिल हुए। और सन 87 की हम बात कर रहे हैं। सन 87 के बाद इस स्कूल ने पीछे नहीं देखा। हमें और बिल्डिंग लेनी पड़ी क्योंकि ज़मीन हमें मिली नहीं। तो सन 93 तक हमने ये स्कूल चावला कॉलोनी के अंदर 8 बिल्डिंग में चलाया, जहाँ 1400 बच्चे हो गए थे। तो सरकार को हमने एप्लीकेशन दे रखी थी। फिर हमें नगर निगम ने, जो कि उस टाइम फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उन्होंने हमारे को ये ज़मीन जो मिल्क प्लांट पर है वो दिखाई, और वो हमने ली।
तो आप ये कह सकते हैं सुरेंद्र जी कि आप फाउंडर प्रिंसिपल बल्लभगढ़ स्कूल के मैं डीएवी स्कूल बल्लभगढ़ का फाउंडर कितने वक्त प्रिंसिपल। आपने बल्लभगढ़ में उस स्कूल में गुजारा है? मैंने वहाँ पर 18 वर्ष मैंने उसमें गुजारे और सन 2005 में डीएवी स्कूल सेक्टर 14 फरीदाबाद से प्रिंसिपल रिटायर हुए थे। तो उनकी जहाँ पर मेरी मैनेजमेंट ने मुझे वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ तक का आपका डीएवी का एक बहुत लंबा सफ़र यहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद में आप एक डीएवी इतना बड़ा शिक्षा जगत में या शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है डीएवी। जब सेक्टर 14 के आप इस सीट पर बैठते हैं तो जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ जाती हैं? बहुत जिम्मेवारियाँ, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि ये स्कूल जहाँ पर 5500 बच्चे पढ़ते हैं, ज़िले का और हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल है, निजी क्षेत्र का और सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, 12वीं तक का स्कूल है। इसके अंदर चारों संकाय हैं, जैसे कि नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़। और इसका बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है। बच्चे जो हैं यहाँ पर सीबीएसई के अंदर रैंक लेके आए हैं और बच्चे अच्छे आईआईटीज़ करके एमबीबीएस करके सेटल हुए हैं। तो एक और विशेष इस विद्यालय की बात यह है कि मेरे स्कूल के अंदर जो 5500 बच्चा पढ़ता है किसी एक स्पेशल वर्ग से नहीं है, एलीट क्लास से नहीं है। जैसा कहते हैं कि सेक्टर 14 एक उद्योगपतियों का सेक्टर है और यहाँ आपका स्कूल है, तो मोस्टली एक हवा सी फैली हुई है कि सेक्टर 14 डीएवी में या तो उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ेंगे या अधिकारियों के बच्चे। हाँ जी, नहीं, इस तरह की ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे यहाँ पर मैं आपको बच्चों से मिलवाऊँ, ओल्ड फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ फरीदाबाद बाज़ार से मेरे पास बच्चे पंसारियों के, जूस वाले के, वो और सर्विस क्लास के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं बनस्पत के, बिजनेस क्लास के या इंडस्ट्रियलिस्ट के, ये ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और 500 बच्चा मेरे पास गरीब बच्चा जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनका पढ़ता है, जो कि झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 17 की प्रेम नगर से और इन इलाकों से बच्चे यहाँ पर आते हैं, जिनको टोटल निःशुल्क हम एजुकेशन दे रहे हैं। हम बात करेंगे सुरेंद्र जी, चलो आपने डीएवी के बारे में बहुत कुछ बताया है, हम बात करेंगे शिक्षा की। तो एक निजी क्षेत्र पे और एक सरकारी, दोनों में जो आप बिखराव देख रहे हैं आप, या बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, इसकी क्या वजह रही होंगी कि इस तरह से लोगों का जो पैसे वाले हैं उनका रुझान निजी स्कूलों की तरफ हो गया और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो अभी भी सरकारी स्कूलों में, उसके स्तर में भी फ़र्क आया है? तो क्या वजह रही हैं इसकी? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें मैं कहूँगा कि जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भी नहीं जाना चाहता। बिना पैसे, जिसके पास पैसे नहीं हैं वो भी मेरे पास आता है एडमिशन के लिए, और हम उनको कहते हैं कि आप जाओ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो वो बहुत कारण बताता है उसके, जो आपको भी विदित हैं। और बच्चे जो हैं उनको कहता है एजुकेशन नहीं है वहाँ पर, उन बच्चों को जो है रेगुलर टीचर्स नहीं मिलते हैं। तो कई कारण हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन ये नहीं है कि सरकारी स्कूल पहले ऐसे होते थे। मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे थे, लेकिन आज सरकारी स्कूलों का जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। हम जिस तरह से आप साफगोई से बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे क्या सुधार की गुंजाइश अभी आपको दिखती है कि सरकारी स्कूल और एक डीएवी सेक्टर 14 दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों एक से दिखें? इसमें ज़रूरत है कि सरकार ठोस कदम उठाए, जिसमें कि टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें कि प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी हो। बच्चों को जब एडमिशन दे दिया जाए उसके बाद ये देखा जाए कि सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स वहाँ पर हैं या नहीं, और उसके बाद उनको सुबह से लेकर के दोपहर तक का जो टाइम टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई हो रही है कि नहीं। और टीचर्स का और वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स का है उनका भी कुछ ये कहना है कि उनको किसी और काम में लगा देते हैं, वो काम ना दिया जाए। जैसे कि मतलब उनको अपना, उनका जो एजुकेशन का काम है उसी में रहने दिया जाए। जैसे कि मतदान प्रक्रिया में लगा दिया, वोटिंग लिस्ट बनाने में लगा दिया, जनगणना करने में लगा दिया, तो वो चीज़ें उनसे ना ली जाए, तो उनकी वेस्ट हो गए ना। तो ये तो डेली अगर बच्चे टीचर्स पढ़ाएंगे और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे और अकाउंटेबिलिटी आएगी। मैं ये नहीं कहता कि देखो टीचर्स और प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट स्कूल के भी अंदर अच्छे स्तर के हैं, अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ाई जाए, उनको अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए कि भाई अगर ये रिजल्ट नहीं आया, जैसे हम अपने डीएवी स्कूल में है, मेरी मैनेजमेंट मेरे से पूछती है कि आप हर साल मेरे को 12वीं का रिजल्ट चेक करती है, क्यों ऐसा रहा,
तो मैं अकाउंटेबल हूँ उसके लिए, मैं आगे टीचर्स के ऊपर डाल देता हूँ। तो कुछ उनके जैसे सरकार या डीओ ऑफिस जो है उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले और आगे आहिस्ता आहिस्ता वो सुधार जरूर नज़र आएगा वहाँ पर। अभी तो जैसे कि जो कुछ जैसे हालात हैं उनमें चल रहा है, तो उसमें निजी स्कूल के साथ आना काफ़ी स्वाभाविक है बच्चों का। एक चीज़ और सामने आ रही है कि निजी स्कूल जो हैं वो शिक्षा को व्यवसाय की तरफ मोड़ ले गए, ये कहाँ तक सच है? देखो, इसमें मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक कुछ स्कूलों में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन निजी विद्यालय भी अब वो क्या करें, उनके अंदर जो सरकार के जो ड्यूज देने होते हैं, बिजली है या और जो चीज़ें हैं, खर्चा तो होगा, क्योंकि आपने एक देखा होगा निजी स्कूलों के अंदर जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो फैसिलिटीज़ बिना पैसे के तो आएंगी नहीं। और एक और रीज़न है कि टीचर्स को सैलरी देने के लिए 6 पे कमीशन के हिसाब से फीस तो चाहिए बच्चों से, क्योंकि इन विद्यालयों को निजी विद्यालयों को कहीं से भी कोई ग्रांट इन एड या कोई एड नहीं मिलती, सारा अपने ही बजट पे चलते हैं। तो इनको मैं ये कहूँ कि भी हम इसको व्यवसायिक कहें, बिजनेस कहें, तो बिजनेस तो आजकल हो रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि निजी स्कूलों को भी लोगों का ध्यान रखते हुए हमें चलना चाहिए, लेकिन और जो कर भी रहे हैं, और हर विद्यालय EWS के बच्चों का वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। लेकिन ये बात बार बार उठती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी हम निजी विद्यालय कमर्शियल होते जा रहे हैं। इस बात को आप मानते हैं कहीं ना कहीं इसमें व्यवसाय की तरफ भी झुकाव हुआ है कुछ स्कूलों का, अगर सबको ना कहें तो। दूसरी एक चीज़ सामने आ रही है कि जिस तरह से आप अपना पुराना दौर बताया आपने भी, आप सरकारी स्कूल में आप भी पढ़े हैं, ये जो आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं और जो लग्जरियस बच्चों को पढ़ाई में के साथ साथ में मिल रही है स्कूलों की, वो कहाँ कितनी उचित है? क्योंकि पहले मैं भी पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल से और नैतिक शिक्षा एक विषय हुआ करता था, वो शायद कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आज के वक्त में वो खो गया है? मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि आज हम स्कूलों के अंदर भी है देखा देखी एक भाई लैब्स हैं या लाइब्रेरी हैं या और सेंट्रली एयर कंडीशन स्कूल को कर रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये फील करता हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चों की हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए इस मुल्क के अंदर उसको हर मौसम का ज्ञान होना चाहिए, उसको हर मौसम को झेलने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वो अगर हम इसको सेंट्रली एयर कंडीशन करेंगे, फ्लैशी बिल्डिंग बनाएंगे, अंदर ज़्यादा करेंगे, तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा और उससे ये भी नज़र आएगा कि हम बहुत मॉडर्न हो गए। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर अगर बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, टीचर की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, तो ऐसे आधुनिकता का मैं तो सोचता हूँ कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्कारों की जो पहले बात थी वो कहीं ना कहीं लुप्त होती सी दिखाई देती है आपको भी? बिल्कुल, मैं बहुत आपसे सहमत करता हूँ इस बात से, क्योंकि कुछ हमारी टीवी ने, मीडिया ने कुछ इस तरह से बच्चों को जो है इंटरनेट ने वो भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इस बात के लिए, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सोसाइटी है, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। DAV एक संस्थान कहें या ट्रस्ट कहें, जो भी DAV है एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ जो पुराने संस्कार हैं वो बच्चों में हमेशा रहें या बने रहें, उसके लिए DAV की तरफ से क्या प्रयास होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आर्य समाज से DAV जुड़ा हुआ है। सर, मैं कहता हूँ कि आर्य समाज DAV की माँ है। आर्य समाज के 10 सिद्धांतों पर ही DAV की शिक्षा, DAV के आधार है, और DAV के अंदर धर्म शिक्षा का पीरियड जो है हर क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, और गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है, मेरा प्री नर्सरी से बच्चा लेकर के 12th तक का बच्चा शांति पाठ और इसका सवेरे गायत्री मंत्र के साथ बच्चे अंदर आते हैं और शांति पाठ के साथ बच्चे छुट्टी के बाद बाहर जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मेरे पास कई लोग अच्छे संपन्न परिवार से एडमिशन कराने आते हैं, मैं पूछता हूं उनसे कि क्या कारण है, आप DAV में क्यों लाना चाहते हो? कि सर, DAV जो है हमारी अपनी भारतीय संस्कृति पर आधारित है, कुछ संस्कार मिलते हैं। हमारे यहाँ पे हर हफ्ते रोज़ाना यज्ञ होता है जिसमें एक क्लास पार्टिसिपेट करती है। और उसमें कुछ टीचर्स बैठते हैं उस क्लास के और बच्चे बैठते हैं, बच्चे ही उसमें
यजमान बनते हैं। और वो बच्चों को जो है, अब मैं कहता हूँ जो 1 घंटे का जब वो यज्ञ करेगा तो बच्चे के मस्तिष्क पे कुछ ना कुछ तो असर होगा। तो डीएवी का इसमें तो बड़ा भारी योगदान है, क्योंकि डीएवी से बच्चे निकले हुए, मैं कहता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चे के 90% 90 से के आना कोई वो एबिलिटी नहीं है। बच्चा अगर 70% का है, लेकिन अगर बच्चा संस्कारिक है, मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ रादर देन मार्क्स के लिए। चलिए, हम बात कर रहे हैं डीएवी सेक्टर 14 के प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह चौधरी जी से। उनसे अन्य पहलुओं पर शिक्षा के क्षेत्र में कितनी गिरावट आई है और पहले की शिक्षा में और अब की शिक्षा में कितना फ़र्क है, उस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में एक बार आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डीएवी सेक्टर 14 के प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह चौधरी जी से, जिन्होंने डीएवी में पढ़कर ही आज डीएवी में ही प्रिंसिपल की सीट पर बैठे हैं। उनकी जो क्या जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में उन्होंने, या किस तरह से ये सफ़र पूरा किया उसके बारे में उन्होंने बताया। शिक्षा और संस्कार को एक साथ कैसे जोड़ा जाए उसके बारे में भी हमसे विस्तृत बात की। अब हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, जिस तरह से संस्कारों की और शिक्षा की, आप जिस दौर में पढ़े और आज के दौर में, सरकार दोषी रही या कौन दोषी रहा कि ये शिक्षा में जो बदलाव आया है? इसमें मैं ये कहूँगा कि सरकार ही इसमें दोषी रही कि अपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाई। नहीं तो सरकारी स्कूल आज की डेट में भी चंडीगढ़ के अंदर अगर आप देखें, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सेक्टर 16, जितने उनके सेक्टरों के अंदर स्कूल हैं गवर्नमेंट के हैं, जिनके अंदर आईएएस और अच्छे अच्छे बड़े बड़े अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके रिजल्ट्स देखिए आप। कई निजी स्कूलों से उनके रिजल्ट्स बेटर हैं। अगर वहाँ हो सकता है तो क्यों नहीं हमारे बाकी सरकारी स्कूलों में ये काम हो सकता है। कई बार बात उठती है कि मंत्रियों के, अधिकारियों के, सभी के बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में जाना शुरू कर दें तो शायद कहीं ना कहीं उनकी दशा सुधर जाए। क्या मानते हैं आप? सही है? मैं सही मानता हूँ कि अब क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को नामी गिरामी स्कूल, निजी स्कूल के अंदर ले जाना चाहता है। क्यों नहीं हम गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट के हैं, अगर बच्चा, इन अफसरों के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से वो नेचुरली उस स्कूल का स्टैंडर्ड अपने आप उठेगा, बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। शुरू में हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कतें आएँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सोचता हूँ 1-2 सेशन के अंदर आप सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से ऊपर पाएंगे। कई बार कहा जाता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, ये निजी स्कूलों पे क्या लागू हो सकता है? कुछ हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा निजी स्कूल फिर भी सरकारी स्कूलों से अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों से अच्छा बच्चों का जो है विकास कर रहे हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऊंची दुकान फीका पकवान तो उनको मिल रहा है। ये हो सकता है कि स्कूल टू स्कूल वो डिफर। एक छात्रों पे सख्ती की बात आती है कई बार, जिस तरह से पहले सख्ती देखने को मिलती थी, आज सरकार ने कहीं ना कहीं उसको ख़त्म कर दिया है। तो इसका शिक्षा पे क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका बहुत शिक्षा पे बहुत ही असर हुआ है। आज आप बच्चे को अगर आप डांट भी देते हैं, माँ बाप के पास जाता है और कहता है मुझे डांट दिया, माँ बाप आगे कहते हैं कि आपने इसको हरास किया है। अब पहले जब हम छोटे थे ऐसा नहीं होता था। माँ, अगर टीचर हमें मार भी देते थे तो माँ बाप 2 और मारते थे कि तूने कोई गलती करी है। लेकिन हमें माँ बाप को ये बात को समझना चाहिए। लेकिन हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस को फ़ोन करती हैं, बच्चा फ़ोन करता है, पुलिस अंदर आती है और माँ बाप को ले जाती है कि आपने इसको क्यों मारा। कहीं ना कहीं हम अपने शिक्षा को उधर ढकेल रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरह।
दूसरा एक मेरा सवाल आपसे है कि अभिभावक एकता मंच, कई बार जब एडमिशन का वक्त आता है उनका भी कहीं ना कहीं पिक्चर शुरू हो जाती है, रोल में आ जाते हैं वो। क्या है ये, क्या वजह रही क्योंकि अभिभावक एकता मंच है तो अभिभावकों का ही है वो, और अगर उन्होंने सिर उठाया है तो कहीं ना कहीं कमी भी रही होंगी। देखिए, कहीं कुछ स्कूलों में लूप होल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर कोई, क्योंकि किताबों का वो देते हैं कारण कि भाई किताबें जो हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की हैं या फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जो फीस है, जितना सरकार अलाउड करती है उस रेंज में ही हम फीस बढ़ाएं, हम फैसिलिटी इस हिसाब से ही दें कि उसके अंदर हमारा काम हो जाए। तो अभिभावक एकता मंच इन्हीं इश्यूज़ को उठाता है, और ये एडमिशन के टाइम में ये बातें नेचुरली उसी टाइम फीस बढ़ाई जाती है और उसी समय ये बातें आती हैं, तो वो भी इस बात को लेकर के पेरेंट्स को अवेयर करते हैं। मैं तो यही, शिक्षा में जो बदलाव आया है, पहले फेल होने का बड़ा डर रहता था कि फेल हो जाएंगे, लेकिन आज फेल करने के लिए सरकार ने मना कर दिया कि फेल नहीं करोगे बच्चे को, तो इसका कितना फ़र्क पड़ा है? इसका भी स्कूल पढ़ाई के स्टैंडर्ड पे बहुत फ़र्क पड़ा है। बच्चे जो पहले जैसे तैयारी और सीरियस थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे, अब उनको पता है कि 10वीं तक तो तूने जो है ना पास होते चले जाना है, और उसके बाद 11वीं में उनकी आंखें खुलती हैं। जब रिज़ल्ट आता है वो बच्चा बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिरता है, और ये नंबर पहले होता था 5%, 10%, अब 40% बच्चों का ये हालत होती है कि वो 11वीं के आगे जा ही नहीं पाते 12वीं के अंदर। और ये यही कारण है कि शिक्षा का जो हमने स्तर गिराया है, CBSE ने भी, और जो ये उसमें फिर मैं ये कहूँगा कि हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ उनकी एजुकेशन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। नहीं तो हमारे जो CBSE के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड थे, वो दुनिया, ओबामा भी आपको मानता था कि साइंस मैथ्स में तो हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं। गुरु और शिष्य के बीच की जो एक वो थी, सम्मान था, वो भी कम हुआ, देखते हैं क्या आप कि कम हुआ है? कम हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अच्छे टीचर आज की डेट में भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी आपको आज की डेट में मिलेंगे, और अच्छे छात्र भी हैं। अच्छे छात्र भी आपको मिलेंगे। लेकिन आप वाली बात मैं ज़रूर मानूंगा कि उसका परसेंटेज बहुत ही कम हुई है, और नहीं तो आपको आज भी टीचर ऐसे मिलेंगे। मेरे स्कूल के अंदर इतने टीचर ऐसे हैं जो बच्चों से इतना प्यार, इतने उनको इस तरह से पढ़ाते हैं कि उनके मस्तिष्क पे उनका कॉलेज के बाद जब वो सेटल हो जाते हैं उसके बाद भी यहाँ पे मिलने आते हैं। आज भी ये स्थिति है, वो चीज़ चेंज नहीं होगी। लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि दिल्ली NCR तो जब जहाँ मेटेरियलिस्टिक लाइफ, पैसे का बहुत बोलबाला हो गया है, तो टीचर और डॉक्टर भी अछूता नहीं रहा उससे। जी 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 जी। आप इतने बड़े चेयर है ये आपकी, क्योंकि 5500 बच्चे जिस तरह से आप हरियाणा में पूरे में बता रहे हैं कि शायद निजी स्कूल में किसी में ना हो, तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है फिर आपके पास में। कैसे निपट पाते हैं इन जिम्मेदारियों से, और किस तरह की समस्याएं आपको आती होंगी? मुझे सबसे पहले तो मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ कि मेरे जो टीचर्स हैं वो, अगर मेरी टीम जो है, मेरी बहुत अच्छी टीम है, मैं उनको बड़ा स्ट्रेस फ्री, उनको जो है अच्छे माहौल में पढ़ाने के लिए जितना अच्छा माहौल हो सके वो उसको मैं डेवलप करता हूँ। और प्रॉब्लम्स हर विद्यालय में आती हैं, लेकिन मेरी टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि मुझे वो प्रॉब्लम आने ही नहीं देते हैं। वही फेस करते हैं, पेरेंट्स से बड़े पोलाइटली बात करनी, और उनसे उनकी टाइम टू टाइम उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर उनकी रिपोर्ट देते रहना। और इतने बड़े विद्यालय में मैं ये कहूँगा कि डिपार्टमेंट्स बांट रखे हैं। मेरे यहाँ पे मेरे साथ 6 मेरे सुपरवाइज़र्स हैं जो मेरे काम को सब में मैंने बांट रखा है, और 250 टीचर्स और ऑफिस स्टाफ हर अपने काम को समझता है। आप बिल्कुल ठीक करें, इतने बड़े विद्यालय को मैं अकेला नहीं चला सकता जब तक मेरी टीम स्ट्रांग नहीं हो। और वो भी ऐसे दौर में कि जहाँ अधिकारियों के भी, उद्योगपतियों के भी, उनके भी बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर शायद हो सकता है कि उनका भी ज़्यादा दबाव आता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं तो जो है
ये कहूँगा कि हमारे जो टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो बहुत मेहनती और एक टीम के उससे, और वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। सुरेंद्र जी, आप 18 साल आपने डीएवी बल्लभगढ़ को दिए, उसके बाद 2005 से आप यहाँ हैं, तकरीबन 11 साल के करीब, 11वां साल आपको चल रहा है यहाँ भी। आपकी जिस तरह की उपलब्धियाँ वहाँ रहीं, आप फाउंडर प्रिंसिपल के तौर पे वहाँ जाने गए और बहुत लंबा वक्त आपने बिताया, और करीब करीब अब यहाँ भी लंबा वक्त बहुत हो गया, यहाँ की क्या उपलब्धि रही है? मेरे इस स्कूल में आने के बाद हमने एक कंप्यूटर एक्सीलेंस अवार्ड भारत सरकार ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2005 के अंदर हमारे को दिया, पहले राज्य के स्तर के ऊपर और फिर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। कितना बड़ा अवार्ड होता है ये? क्यों इसको हम जो कह रहे हैं नेशनल स्तर पे आपको मिला है, कितना बड़ा अवार्ड है और क्या इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि उन्होंने ये देखा स्कूल में आकर के कि हम कितने मतलब बच्चों को कितना हमारा कंप्यूटर का यहाँ पे एजुकेशन है, कितने कंप्यूटर्स हैं, और कंप्यूटर्स के अंदर भी फिर एजुकेशन कहाँ तक हम दे रहे हैं। एक तो ये है कि बेसिक्स दे रहे हों, हमने कितने सब्जेक्ट्स को उनको पढ़ा रहे हैं, और बच्चे कितने कंप्यूटर लिटरेट हैं। तो उसी लिए कंप्यूटर लिटरेसी एक्सीलेंस अवार्ड हमारे को ये दिया गया, जिसमें टोटल हमें 9 लाख रुपए तो राशि मिली थी और 2 हमें ट्रॉफ़ी मिली थी। ये एक स्कूल के लिए बड़ा गौरवमान चीज़ है। ये हर वर्ष उस समय इसके लिए स्कूल अप्लाई करता था, टीम विज़िट करती थी। तो मैं आपको बड़े गर्व के साथ ये बता रहा हूँ कि हमें ये अवार्ड मिला है। आपकी अगर उपलब्धियों को और भी अगर जोड़ के देखा जाए तो जब 2005 में आप यहाँ आए थे, बच्चों की कितनी संख्या रही होगी उस दौर में, और जिस तरह से आज 5500 बच्चों को आप यहाँ शिक्षा दे रहे हैं? मैं आया तो मैंने यहाँ पर 4000 बच्चा पाया था, तो आज मेरे पास 1500 बच्चे बढ़ गए हैं। लेकिन मैं इससे आगे बच्चे मैं नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ही है, फिर वो एजुकेशन का लेवल गिरता है। तो ये लेकिन मैं ये कहूँगा कि बच्चे भी बढ़े हैं यहाँ पर, और स्तर भी मेरे इस एजुकेशन का रिजल्ट्स भी पहले से इम्प्रूव। चलिए, हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में हमारे साथ में सुरेंद्र सिंह चौधरी जी, डीएवी सेक्टर 14 के प्रिंसिपल, जिनसे बड़ी विस्तृत बातचीत हुई, संस्कारों को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी, व्यावसायिक जो शिक्षा का हुआ है उसको लेकर भी, अन्य कई पहलुओं पर उनसे बात हुई। और बातचीत के दौर में हम अब उनसे जानना चाहेंगे कि वो फील्ड में या स्कूल में, क्लासरूम में जाके या स्टाफ को किस तरह से वहाँ देखते हैं और किस तरह का उनका सुपरविजन रहता है। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार।